नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, घर से बाहर मत जाओ, पेट्रोल बचाओ, डॉलर बचाओ। एक लाइन यह भी जोड़ देते, गोदी मीडिया मत देखो। 1 साल तक सोना नहीं खरीदेंगे तो इस सेक्टर में काम करने वाले 50 लाख लोग क्या करेंगे? क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? सोने चांदी की लाखों दुकानों का क्या होगा? और इन दुकानों के पीछे काम करने वाले कारीगरों का क्या होगा, जिनमें से ज्यादातर ओडिशा और बंगाल के ही होते हैं? इन कारीगरों की कमाई की भरपाई कैसे की जाएगी? यह सब कुछ नहीं, बस अपील की गई और रोड शो करने चल दिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगर जनता के लिए पेट्रोल बचाना देशभक्ति है तो प्रधानमंत्री मोदी खुद देशभक्ति के लिए पेट्रोल की बचत क्यों नहीं कर रहे? अपील करने के ठीक पहले उन्होंने हैदराबाद में रोड शो किया। क्या बिना पेट्रोल के ही रोड शो में गाड़ियां चल रही थी? उसी रात हैदराबाद से जामनगर आए और वहां भी रोड शो किया। 11 मई की सुबह सोमनाथ में रोड शो हुआ और उसके बाद वडोदरा में भी रोड शो प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री मोदी के काफिले में गाड़ियों की संख्या 50 से 100 तक बता दी जाती है। उनके साथ साथ और भी नेताओं की गाड़ियां होती हैं, बसें होती हैं। ये भी पानी से नहीं, पेट्रोल से चलती हैं। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 साल होने पर एयर शो क्यों किया गया? जाहिर है इसमें विमानों के ईंधन की खपत हुई होगी। जनता से समर्पण और देशभक्ति की अपील की जाती है। क्या सरकार रोड शो और एयर शो के बगैर सोमनाथ का उत्सव नहीं बना सकती थी? अगर जनता से अपील की गई है तो उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी को 4 रोड शो क्यों करने चाहिए थे? लोग लिख रहे हैं सरकार खुद वीआईपी कल्चर बंद नहीं करती और जनता से समर्पण मांग रही है। विदेश यात्रा मत कीजिए क्योंकि विदेशी मुद्रा को बचाना है। इसका मतलब है भारत अब अपने रुपए को खुद नहीं बचा सकता, जनता ही बचा सकती है। बस वह बाहर घूमने ना जाए, शादियों में सोना ना खरीदे। सोने चांदी का भारत की जीडीपी में 60% हिस्सेदारी है। 60% जीडीपी को 1 साल के लिए ठप करने की अपील कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री, जिसका योगदान निर्यात में 10 से 12% है। इसके आर्थिक असर का अंदाजा लगाइए। प्रधानमंत्री मोदी की इस अपील के बाद से 50 लाख परिवारों का क्या होगा? इस पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। कोई नहीं जानता कितनी हालत खराब है, देश की अर्थव्यवस्था कहां तक गर्त में पहुंच गई है। 2 महीने तक भारत के प्रधानमंत्री ने इस विषय पर कुछ नहीं कहा। बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरला की जनता के बीच जाते आते रहे, मगर ईरान के खिलाफ युद्ध का क्या असर पड़ रहा है जनता को बताया तक नहीं, भनक तक नहीं लगने दी। वहीं उसी के बीच अपील कर आते कि संकट आने वाला है, बचत शुरू कर दीजिए। आज कह रहे हैं सोना दान करने की जरूरत नहीं, लेकिन लोग 2024 में उनके भाषणों को निकाल लाए हैं, जिसमें वे कांग्रेस पर आरोप लगा रहे थे कि जनता के सोने निकालकर एक समुदाय को बांट देगी। अब लोग पूछ रहे हैं कहीं इसकी नौबत तो नहीं आने वाली? कांग्रेस ने तो ऐसा कुछ कहा भी नहीं था तब, मगर प्रधानमंत्री मोदी कहते चले गए और मंगलसूत्र और सोने को मुद्दा बना दिया। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है,
उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है, ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। क्या ये आपको मंजूर है? क्या आपकी संपत्ति सरकार को हटने का अधिकार है? क्या मार्च और अप्रैल के महीने में मोदी सरकार क्या कह रही थी, यही की चिंता की जरूरत नहीं है। गैस की सप्लाई पर्याप्त है, पेट्रोलियम मंत्रालय के सचिवों को भेज दिया गया, आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लगी, बताया जाने लगा कि गैस पर्याप्त है, अलग अलग जरिए से गैस की आपूर्ति की जा रही है। जो भी संकट है ब्लैक मार्केट के कारण है। हर दिन संकट को नकारा गया, मगर अब कहा जा रहा है पेट्रोल, गैस और खाने के तेल की बचत देशभक्ति है। अगर देशभक्ति है तब सरकार को यह देशभक्ति 2 महीने देर से क्यों नजर आई? 10 मई को हैदराबाद में क्यों नजर आई? जो आर्थिक तबाही मार्च में दिखने लगी, अप्रैल में भयंकर होने लगी, वह तबाही प्रधानमंत्री मोदी को 10 मई के दिन कैसे दिखती है? वह भी हैदराबाद के कार्यक्रम में पूरे देश की जनता से अपील करते हैं। दिल्ली आकर उन्हें अपील करनी चाहिए थी सारे देश की जनता से। 7 अपीलों की लिस्ट जारी कर दी गई और दनादन मंत्री से लेकर आईटी सेल, बीजेपी के समर्थक ट्वीट करने लग गए। एक झटके में इस तरह के पोस्टर चारों तरफ छा गए, तैयार भी हो गए कि आम जनता को क्या क्या करना है। यह बताया तक नहीं गया कि सरकार ने अब तक क्या किया और जो किया उसका नतीजा क्या निकला, आगे क्या करेगी। कहीं 7 तो कहीं 10 अपीलों की लिस्ट जारी कर दी गई। नोटबंदी में लाइनों में लगा दी गई। कोरोना में थाली बजाने वाली जनता को एक बार फिर से अपीलों की लिस्ट पकड़ा दी गई है। हैदराबाद के परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री मोदी 19 मिनट तक अपील ही अपील करते रहे। हमें याद रखना है, देश के लिए मरना ही सिर्फ देशभक्ति नहीं होती है। देश के लिए जीना और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाना, वो भी देशभक्ति होती है। इसलिए वैश्विक संकट के इस समय में हमें कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए कुछ संकल्प लेने होंगे और उन संकल्पों को पूरे समर्पण भाव से पूरा करना होगा। जनता से समर्पण की उम्मीद की जा रही है। जिस जनता ने थाली बजाकर सरकार को निराश नहीं किया, शायद वह जनता समर्पण दिखा भी दे। लेकिन 1 साल पहले ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता से एक लिस्ट बनाने की अपील कर रहे थे। आपके घरों में विदेशी चीजें कौन कौन सी हैं, उनकी लिस्ट बनाएं और उनका इस्तेमाल कम कर दें। और तब उन्होंने चीन पर व्यंग्य किया था। 1 साल बाद खबरें आ रही हैं कि चीन ने पाकिस्तान की मदद की थी। हम गांव-गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। उस अभियान का क्या हुआ, उस अपील का क्या नतीजा निकला, किसी को मालूम नहीं। मगर भाषणों में उसे दोहराया गया, उसे लेकर हेडलाइनें छापी गईं, अब गायब हो गई हैं। 2016 में नोटबंदी के समय जनता को लाइन में लगवा दिया गया। 2020 में उससे थालियां बजवाई गईं, खुशी खुशी उसने थाली बजवाई। और 10 साल के भीतर तीसरी बार उसे देशभक्ति और कर्तव्यों की परिभाषा बताई जा रही है कि क्या क्या करना है। प्रधानमंत्री मोदी जनता से समर्पण की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन सरकार उसी समर्पण और सच्चाई से क्या काम कर रही थी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मार्च के महीने से बोलने लगे, भयंकर आर्थिक तूफान आने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी को यही बात कहने के लिए 10 मई तक का इंतजार क्यों करना पड़ा? जो वेस्ट एशिया में हो रहा है, उससे कितने रुपए का नुकसान होगा? मतलब
एक प्रकार से पैराडाइम शिफ्ट करने की लड़ाई चल रही है, उससे हमारी इकोनॉमी को जबरदस्त नुकसान होने वाला है। स्टॉक मार्केट का आपने देख लिया, यूएस डील साइन कर दी है मोदी जी ने, तो बहुत जबरदस्त चोट लगने वाली है देश को। मार्च और अप्रैल का महीना भारत के लोकतंत्र के लिए गंभीर सवालों का महीना है। सरकार किस तरह से काम करती है सबने देखा और देखकर अनदेखा भी किया, लेकिन इससे संकट नहीं टाला गया। बाजार हर दिन नीचे गिरता रहा, निवेशक पैसा निकालकर भारत से भागते रहे, भारत का रुपया एशिया भर में कमजोर होता रहा, चीजों के दाम बढ़ते जा रहे थे। लेकिन गोदी मीडिया ने इन खबरों की रिपोर्टिंग छोड़ दी, की भी तो थोड़ी बहुत, और यहां वहां खबरें छपकर बंद हो गईं। लोग अपने जीवन में इस आर्थिक तबाही को आता हुआ देख रहे थे, मगर गोदी मीडिया मोदी सरकार का गुणगान किए जा रहा था। 2 महीने के चुनाव में कितनी धांधली हुई, कितने सवाल उठे, लोकतंत्र हाथ से फिसलता नजर आया, संस्थाओं का दुरुपयोग हुआ, तब देशभक्ति नजर नहीं आई। लेकिन अब तेल बचाने से लेकर घर से काम करने में देशभक्ति की समझ ठेली जा रही है। आलम यह है कि रसोई में कम तेल इस्तेमाल करना, शादियों के लिए विदेश नहीं जाना भी देशभक्ति हो गई। अगर हम तेल खाना कम करें ना, तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। जनता को समर्पण का भाव प्रधानमंत्री समझा गए, लेकिन सरकार का समर्पण क्या होना चाहिए? सवाल है कि 2 महीने तक जनता को क्यों अंधेरे में रखा गया और अब उससे समर्पण की अपील क्यों की जा रही है? अगर अपील करनी थी तो पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं की गई, जब वे जगह जगह घूमकर रैलियां कर रहे थे? अगर पश्चिम बंगाल की हर रैली में प्रधानमंत्री यही अपील दोहराते तो लोगों के बीच उनकी अपील का ज्यादा असर होता। 9400 करोड़ के विकास कार्यों के लॉन्च करने के लिए प्रधानमंत्री हैदराबाद में थे, जिसके बाद एक सभा में उन्होंने यह बयान दिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी जी ने कल जनता से त्याग मांगे, सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ, खाद और खाने का तेल कम करो, मेट्रो में चलो, घर से काम करो। ये उपदेश नहीं, ये नाकामी के सबूत हैं। 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया कि जनता को बताना पड़ रहा है क्या खरीदें क्या ना खरीदें, कहां जाएं और कहां ना जाएं। हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं ताकि खुद जवाबदेही से बच निकलें। देश चलाना अब कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के बस की बात नहीं है। ये सारी बातें कहकर नरेंद्र मोदी जी कोई नेक सलाह नहीं दे रहे हैं, वो असल में अपनी और अपनी सरकार की नाकामी का जीता जागता सबूत पेश कर रहे हैं। वो ना देश की एनर्जी सिक्योरिटी सुनिश्चित कर पाए, ना रुपया बचा पाए, ईंधन की किल्लत से लोग जूझ रहे हैं। चुनाव खत्म होने पर उनको वो सच स्वीकारना पड़ रहा है जिसके बारे में राहुल गांधी जी ने आगाह किया था। उन्होंने कहा था मार्च के महीने में कि बहुत तकलीफ आने वाली है, ईंधन की कमी होने वाली है, लेकिन मोदी जी ने किसी की नहीं सुनी। उन्होंने यह भी कहा था तैयारी करने का वक्त अब है, लेकिन मोदी जी ने सब कुछ अनसुना किया था। और यही नहीं, हिपोक्रेसी की सीमा तो यह है कि पेट्रोल डीजल जनता कम खर्च करे, लेकिन मोदी जी का लंबा काफिला पेट्रोल डीजल बर्बाद करता हुआ निकलेगा, रोड शो करेगा। आपसे कहते हैं विदेशी यात्रा मत कीजिए, लेकिन वो यूरोप की यात्रा पर 5 दिन के लिए जा रहे हैं। बड़ी गर्मी है देश में। 12 साल बाद आज देश को इस मुहाने पर ले आए हैं कि ये नसीहत देनी पड़ रही कि क्या खाइए क्या मत खाइए, क्या कीजिए क्या मत कीजिए, कहां जाइए क्या खरीदिए क्या मत खरीदिए। मोदी जी आप तो देखिए ऐसे अच्छे दिन ले आए हैं जिसने देश को बर्बाद कर दिया है, और आपका क्या, आप तो झोला उठाकर चल देंगे, लेकिन देश को बर्बाद करने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी है। और एक असलियत यह भी है कि आप सब ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप एक कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री, आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है। आप देश की एनर्जी सिक्योरिटी सुनिश्चित ही नहीं कर पाए और आज देश को इस मुहाने पर लेकर आ गए कि आपको बताना पड़ रहा है ये करो ये ना करो, ऐसा करो वैसा करो। असलियत यह है कि आप एक कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री हैं, आपके बस की बात नहीं है। अगर मार्च में भी आपने राहुल गांधी जी की बात सुन ली होती तो आज देश इस मुहाने पर आकर खड़ा ना होता। यह होना था, दुनिया के सारे देशों में होने लगा था।
भारत में कैसे नहीं होता। पता था तेल और गैस आयात पर निर्भर करता है। लोग तो यह भी बताने लगे कि भारत ने तेल के भंडारण की क्षमता का विकास ही नहीं किया। कुछ साल पहले इसके बारे में बातें भी हुई, मगर नतीजा वैसा नहीं निकला। यह 22 अप्रैल का एक चार्ट है जो ब्लूमबर्ग में छपा। पत्रकार हावियर ब्लास ने दिखाया कि चीन के पास 1.25 अरब बैरल तेल का भंडार है और उसकी तुलना में भारत के पास मात्र 21 लाख बैरल तेल का ही भंडार है। यह सारी बातें जनता के बीच कम पहुंच पाती हैं। देश की राजनीति केवल धर्म से जुड़े मुद्दों और नारों से भर दी गई है। जनता के बीच केवल धर्म से लिपटी हुई राजनीति पहुंचती है। धर्म का धुआं पैदा कर जनता की तकलीफों को हवा कर दिया जाता है। आने वाले खतरों को गायब कर दिया जाता है। उसकी बात ही नहीं होती कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। 28 फरवरी को जब ईरान पर हमला किया गया, उसके बाद से ही अलग अलग देशों के प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों ने मीडिया से बात करना शुरू कर दिया। तेल और गैस के कारण ऊर्जा संकट की बात करने लगे। मगर भारत के प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे? इन 2 महीनों के दौरान ज्यादातर वे चुप नजर आते हैं, चुनावों में व्यस्त नजर आते हैं। राष्ट्र के नाम संबोधन के मामले में पाकिस्तान पहला देश था। उसके बाद फिलीपींस के राष्ट्रपति ने 24 मार्च को राष्ट्र के नाम संबोधन किया और देश में ऊर्जा को लेकर आपातकाल की घोषणा कर दी। 6 अप्रैल को थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर अपील जारी की कि हम आयात पर निर्भर हैं, इसलिए हमें वर्क फ्रॉम होम करना होगा, ईंधन बचाना होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना होगा। 1 अप्रैल को ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया। दोनों ने अपनी जनता से अपील भी की और यह भी बताया कि सरकार क्या करने जा रही है। हैदराबाद की सभा से प्रधानमंत्री मोदी ने केवल अपील की, यह नहीं बताया कि जो संकट आ रहा है इससे जो भी लोग प्रभावित होंगे उनकी मदद कैसे की जाएगी। 1 अप्रैल को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने राष्ट्र को संबोधित किया, जनता से तेल बचाने की अपील की, मगर यह भी बताया कि सरकार क्या कर रही है। पेट्रोल पर टैक्स घटा दिया गया, ईंधन पर आयात शुल्क घटाया गया। कैबिनेट ने नेशनल फ्यूल सिक्योरिटी प्लान बनाया और कहा कि ट्रक ड्राइवर की सुविधा के लिए रोड यूजर चार्ज घटाया जाता है। 3 महीने तक के लिए फैसला लागू होगा। ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री का देश के नाम संबोधन अपने आप में दुर्लभ माना जाता है। तब भी 6 हफ्ते में एल्बनीज दूसरी बार देश के नाम संदेश जारी कर रहे हैं। 1 अप्रैल के बाद 11 मई को उन्होंने फिर से बयान जारी किया, बताया कि उनकी सरकार के फैसलों का क्या असर हो रहा है। 16 मार्च को ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर ने अपने राष्ट्र को संबोधित किया और संकट के बारे में जनता से साफ साफ कह दिया। 1 अप्रैल को फिर से स्टारमर ने बयान जारी किया, आने वाला आर्थिक तूफान भयानक होने वाला है। कहा कि जो लोग अपने घरों को गर्म करने के लिए हीटिंग ऑयल का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए अलग से पैकेज आएगा। ईंधन के आयात बिल को लेकर 5 बिंदुओं का प्लान लेकर आए। हर घर के बिजली बिल में 100 पाउंड की छूट दी गई। फ्यूल ड्यूटी में कटौती की गई, जिसे सितंबर तक बढ़ा दिया गया। भारत के प्रधानमंत्री ने अपील की और चल दिए, वो भी 2 महीने के बाद। उन्होंने यह तक नहीं बताया कि जनता के जिस हिस्से पर असर पड़ेगा उसके लिए सरकार क्या करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक बार राष्ट्र को संबोधित किया इन्हीं 2 महीनों में, लेकिन तेल के संकट को लेकर नहीं, राजनीति को लेकर। जब महिला आरक्षण के नाम पर संसदीय क्षेत्रों का डिलिमिटेशन करना था, जब विपक्ष ने इसके पीछे की साजिश को उजागर कर दिया, कोशिश को नाकाम कर दिया और पता चल गया, तब प्रधानमंत्री नारी शक्ति पर करीब 30 मिनट का भाषण देने के लिए जनता के सामने आए। यह वो समय था जब दुनिया भर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की खबरें आने लगी थीं, निर्यात ठप पड़ने की खबरें आने लगी थीं, मगर भारत ने उसी समय एक दूसरा महत्वपूर्ण विषय चुन लिया जिसकी जरूरत नहीं थी। आज मैं एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर, विशेषकर देश की माताओं, बहनों और बेटियों से बात करने के लिए आया हूं। जब देश के सामने महत्वपूर्ण विषय
तेल और गैस का संकट था, रुपए का गिरना था, नौकरियों का जाना था, सैलरी का घटना था, विदेशी निवेशकों का भागना था, तब प्रधानमंत्री मोदी आधी आबादी के नाम पर अपनी तरफ से महत्वपूर्ण विषय देश को बता रहे थे। विपक्ष मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री अब संसद का विशेष सत्र बुलाएं और वहां जानकारी दें कि देश की आर्थिक हालत क्या है, ना कि किसी रैली में उन्होंने कुछ कहा और वहां से चल दिए। कब आपको होश आएगा, कब आप इन सवालों पर सरकार से जवाब मांगेंगे? चुनाव भर आपका इस्तेमाल किया जाता है, कभी 10,000 रुपए डाल दिया जाता है आपके खाते में, उसके बाद पटना की सड़कों पर नौजवानों को डंडों से पीटा जाता है। कभी चुनावों में आपको कहा जाता है न तेल की कमी है न गैस की कमी है, और चुनाव खत्म होते ही गैस के दाम बढ़ा दिए जाते हैं। आपको सलाह दी जा रही है तेल का इस्तेमाल कम करो, और ये सब कुछ देशभक्ति से जोड़ दिया जाता है। आप महंगाई में रहिए, देशभक्ति है। आप सोना न खरीदिए, देशभक्ति है। आप विदेशों की यात्रा न कीजिए, देशभक्ति है। सब कुछ देशभक्ति है। लेकिन मोदी जी बड़ी बड़ी रैलियां करेंगे, बड़ी बड़ी सभाएं करेंगे, लाखों लोगों को बसों में भर भर के लाया जाएगा, वहां तेल का भरपूर इस्तेमाल होगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। विदेशों की यात्रा करेंगे, रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री जी, आज ही से उनका रोड शो शुरू हो गया है। उसमें तेल की कोई कमी नहीं होगी, उसमें तेल की बचत नहीं करनी है उनको। इस प्रकार के दोहरे चरित्र से भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री देश को कब तक धोखा देते रहेंगे? और आपके ऊपर हर प्रकार का कष्ट, तकलीफ, महंगाई, बेरोजगारी थोपते हुए उसको देशभक्ति से जोड़ते रहेंगे। कब तक ये चलेगा? और कब तक आप खामोशी से ये सब कुछ बर्दाश्त करते रहेंगे? मार्च और अप्रैल में सूरत से खबरें आने लगी थी कि मार्बल फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, मजदूरों के काम छिन रहे हैं, लेकिन इसकी थोड़ी सी रिपोर्टिंग होकर बंद हो गई। पता नहीं चला सूरत में 2 महीने में कितने मजदूरों का काम छिना। कुछ खबरें आई कि गैस नहीं मिलने के कारण लोग सूरत और मुंबई से गांवों की तरफ पलायन कर रहे हैं, लेकिन इन खबरों को भी झुटलाने की कोशिश की गई और छुट्टियों से जोड़ दिया गया। विपक्ष लगातार मांग करता रहा, सवाल करता रहा। गैस का सिलेंडर, कमर्शियल गैस का सिलेंडर 3000 का हो गया। कई छोटे मोटे दुकानदार सड़कों से गायब हो गए, इन पर कोई रिपोर्टिंग नहीं। लेकिन एक्सपर्ट जान रहे थे, देख रहे थे। अर्थव्यवस्था को समझने वाले रोज इशारा कर रहे थे कि भारत की हालत बहुत खराब है, मगर प्रधानमंत्री मोदी चुनावों में जनता को हसीन सपने दिखाते रहे। 9 मार्च को विपक्ष ने मांग की कि पश्चिम एशिया में संकट का भारत पर क्या असर पड़ा है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। तब लोकसभा में आसन पर बैठे जगदंबिका पाल ने कहा, विपक्ष सदन को बंधक बना रहा है, और हिसाब गिनाने लगे कि सदन को चलाने का खर्चा कितना होता है। आप बंधक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर 1.5 लाख रुपया, 2.5 लाख प्रति मिनट खर्च हो रहा है, 1.5 करोड़ पर घंटे खर्च होता है, 9 करोड़ एक दिन में पैसा खर्च हो रहा है। ये जनता के एक्सचेकर का पैसा है। 9 करोड़ आप जनता के एक्सचेकर का अपने गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर से आप वेस्ट कर रहे हैं। पूरा देश देख रहा है कि एक मिनट का 2.5 लाख रुपया आप किस तरह से जनता के पैसे का नुकसान कर रहे हैं। क्या पश्चिम एशिया की हालत पर चर्चा की मांग करना इतना फिजूल का विषय था? 23 अप्रैल को बंगाल में पहले चरण का मतदान था। एक दिन पहले कोटक इक्विटीज की रिपोर्ट आई कि पेट्रोल के दाम 25 से 28 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ सकते हैं। तब पेट्रोलियम मंत्रालय ने ट्वीट कर दिया, नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव ही नहीं, खबरों को फेक न्यूज बता दिया गया। और 11 मई को सूत्र फिर से बुदबुदाने लगे हैं कि तेल के दाम बढ़ सकते हैं। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा कहा गया, सप्लाई पर्याप्त है, दाम बढ़ाने के कोई प्रस्ताव नहीं। मतदान के बाद कहा जा रहा है भविष्य में दामों के बढ़ने से इनकार नहीं किया जा सकता। जेट फ्यूल के दाम बढ़ रहे हैं। चुनाव के बाद कमर्शियल एलपीजी 993 रुपए महंगी हो गई। 5 किलो की एलपीजी 261 रुपए महंगी हो गई। अब इंडिया टुडे ने सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट किया है कि 15 मई से पहले पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ सकते हैं।
तेल की कंपनियां घाटा सहन नहीं कर पा रही। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम को महीने का 30,000 करोड़ का घाटा हो रहा है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है कि तेल कंपनियों को हर दिन 1700 करोड़ का नुकसान हो रहा है। 10 हफ्ते में 1 लाख करोड़ का घाटा हो चुका है। सरकार और तेल कंपनियां पेट्रोल पर 24 रुपए और डीजल पर 30 रुपए का घाटा झेल रही हैं ताकि उपभोक्ताओं पर बढ़े हुए दामों का बोझ ना पड़े। साफ है, अब यह कर पाना लंबे समय के लिए मुश्किल होगा। इंडिया टुडे के मुताबिक अगर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो अभी 4-5 रुपए महंगे हो सकते हैं। एलपीजी का दाम 40 से 50 रुपए महंगा और हो सकता है। 2 हफ्ता पहले तक तेल के दाम बढ़ने से इनकार किया जा रहा था और अब इसके संकेत जारी किए जा रहे हैं, जनता को तैयार किया जा रहा है। सरकार अपने चुनावी फायदे के लिए हर चीज को छिपा लेती है, अनदेखा कर देती है। चुनाव खत्म होते ही जनता पर लाद देती है। आप देखो, आप समझो, आपको यह सब करना चाहिए। आप आज के सभी बिजनेस अखबारों को पलटकर देखिए, प्रधानमंत्री की अपील को पहले पन्ने पर जगह मिली है, मगर इस तरह से छापा गया जैसे कोई सामान्य बात हो। अब अखबारों की हेडलाइन इस तरह से बचाकर लिखी जाती है ताकि जनता को पता न चले भारत में आर्थिक तबाही शुरू हो चुकी है, नौकरियां जा सकती हैं, रोजगार खत्म हो सकते हैं। 2014 के पहले हेडलाइन हाहाकार मचाया करती थी, अब सरकार का सत्कार किया करती है। 2014 के पहले के अखबार आर्थिक संकट, खस्ता हाल पर खबरों और विश्लेषण से भरे होते थे, लेकिन अब आपको ऐसी खबरें इक्का दुक्का नजर आएंगी। मार्च, अप्रैल और मई के बिजनेस अखबारों को पलट जाइए, लगेगा नहीं कि इतना बड़ा संकट आने वाला था या देश की अर्थव्यवस्था बदहाल हो चुकी है। मोदी के दौर में अखबारों में कोई भी बड़ा संकट अब संकट की तरह नहीं, मामूली ठोकर की तरह लगता है। नोएडा में अप्रैल के महीने में क्या हुआ? भयंकर प्रदर्शन हुआ, 300 से अधिक मजदूरों को गिरफ्तार कर लिया गया, 1100-1200 मजदूरों के खिलाफ मामले दर्ज हो गए। इनके आंदोलन में बाहरी शक्तियों का छौंक लगा दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी की यह अपील भी कम मायने नहीं रखती कि मजदूर संगठन हड़ताल ना करें। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को यह भी बताना चाहिए कि मजदूरों के जीवन में कैसा संकट आने वाला है, उनका घर कैसे चलेगा और सरकार क्या करेगी। प्रधानमंत्री मोदी मजदूरों से हड़ताल ना करने की अपील क्यों कर रहे हैं और इस अपील के अगले दिन लेबर कोड भी लागू कर रहे हैं? 5 साल तक जो कानून लागू नहीं हुआ वो अभी क्यों हुआ? मजदूर संगठनों के आरोप हैं कि उनकी घर ले जाने की सैलरी लेबर कोड के लागू होने के बाद घट जाएगी। सोशल सिक्योरिटी कोड से बहुत सारे मजदूर बाहर हो जाएंगे, खास तौर पर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को नुकसान होगा। फैक्ट्री मालिक जब चाहेंगे बड़ी संख्या में मजदूरों को निकाल देंगे। पहले 100 से अधिक मजदूरों को निकालना होता था, तब सरकार की अनुमति पहले लेनी होती थी। अब बिना अनुमति के 300 से अधिक मजदूर निकाले जा सकते हैं। एक तरह से मजदूरों को काम पर रखना, निकालना पहले से आसान हो गया। अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं अपील मत कीजिए, अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है, डॉलर कम आता है, मजदूरों के काम करने के घंटे बढ़ेंगे, बताइए उनकी सैलरी कितनी बढ़ेगी। मजदूर संगठन लेबर कोड में संशोधन की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार मजदूरों की भलाई में उठाया गया कदम बताने लगी है। एक समय था जब हम कॉपर एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन आज भारत के सामने स्थिति ऐसी बन गई कि अब हमें कॉपर को भी इंपोर्ट करना पड़ता है। हमारे देश में हड़तालें करवाकर कॉपर प्लांट्स को ठप करवा दिया गया और अब हालत ये हो गई कि हमें कॉपर बाहर से मंगाना पड़ता है और उसमें विदेशी मुद्रा खर्च होती है। इसलिए मैं ऐसे सभी श्रमिक समूह मजदूर संगठनों से भी कहूंगा कि हमें ऐसी बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। भारत को आत्मनिर्भर बनने से जो भी कदम रोकते हैं उनमें हमें दूरी बनानी होगी।
और जो लोग ऐसी साजिशों में जुटे हैं उन पर भी कड़ी नजर रखनी होगी। 12 साल से प्रधानमंत्री के पद पर हैं। हड़ताल के कारण कॉपर का निर्यात बंद हो गया और आयात होने लगा। उनकी यह दलील जमती नहीं, ये बहाना है। 12 साल से सरकार चलाने के बाद हड़ताल को कारण नहीं बता सकते कि हड़ताल की वजह से आयात होने लगा, निर्यात जो होता था बंद हो गया। भारत की अर्थव्यवस्था ईरान पर हमले के पहले से ही खराब प्रदर्शन करने लगी थी। रुपया ईरान पर हमले के पहले से ही एशिया भर की कमजोर मुद्राओं में शामिल हो गया था। ईरान पर हमले ने इस संकट को और बढ़ा दिया। सरकार के समर्थक अब कहेंगे सरकार के हाथ में कुछ नहीं, लेकिन 2 महीने तक सरकार ने देश की जनता को क्यों नहीं बताया आने वाले समय में क्या होने वाला है, क्या हो रहा है और उसकी तैयारी कैसी होनी चाहिए। अगर संकट इतना गहरा है कि देश में रोजगार पर क्या असर पड़ेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे संकट का काल कहते हैं, मगर यह तो बताना चाहिए यह काल किस किस को अपनी फांस में लेने वाला है। कोरोना के समय थाली बजाने वाली जनता हो सकता है बेसब्री से नई अपीलों का इंतजार कर रही हो। कई लोगों में यह थ्रिल पैदा हो जाता है कि संकट आया है, अपील की गई है, चलो दान करते हैं, चलो कुछ कम खाते हैं। सही ठहराने वालों की फौज की मौज हो जाएगी। वे मैदान में कूदेंगे और जो भी सवाल करेगा ट्रोल करेंगे, देश का दुश्मन बताएंगे। लेकिन नोटबंदी से लेकर आज तक की अपील का हाल सबने देखा है। जब भी सरकार फंस जाती है, जनता पर थोप देती है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।